हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव के रामकिशन यादव से लेकर रामदेव बनने तक के सफ़र के बारे में, और इन पर कुछ कहानियां हैं और कुछ इल्ज़ाम है उन सब के बारे में। तो रामदेव का जन्म 12 दिसंबर 1965 को हरियाणा के ज़िले महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गाँव में हुआ था, जहाँ पर इनका नाम रखा गया रामकिशन यादव। लेकिन जब ये 8 साल के थे तब स्कूल से आ रहे थे तो अचानक रास्ते में झटपटाने लगते हैं और झटपटाकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब इनके माता पिता इनको लेकर डॉक्टरों के पास जाते हैं तब डॉक्टर बताते हैं कि जो इनका बायां हिस्सा है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, मतलब इनका बायां हिस्सा लकवे से ग्रस्त हो गया है। तब रामदेव अपना सारा ध्यान खेल कूद से हटाकर किताबें पढ़ने पर लगा देते हैं। वहाँ पर उनको एक किताब मिलती है कि कैसे हम योग करके अपने मन और तन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसी किताब से इंस्पायर होकर बाबा रामदेव लगातार योगा करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगती है और उनका पूरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद वो कानपुर के गुरुकुल में चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से होती है। बालकृष्ण की ज़्यादा रुचि जड़ी बूटियों में थी और जो बाबा रामदेव हैं उनकी रुचि योग और अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति में थी। कुछ दिनों बाद वो अपने अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जींद के कलवा आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात आचार्य बलदेव से होती है। आचार्य गुरु बलदेव द्वारा रामकिशन यादव को नया नाम मिलता है। उनके गुरु कहते हैं कि आपको राम और किशन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि राम और किशन दोनों की अपनी अलग अलग प्रतिष्ठा थी। इसलिए रामकिशन यादव राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर अपना नाम राम चुनते हैं और देव उनके आगे उनके गुरु लगा देते हैं। इस प्रकार उनका नाम रामदेव पड़ जाता है। फिर वहाँ पर आश्रम में रहकर कुछ दिनों बाद उचटकर वो हिमालय के गंगोत्री के पास अपने हिस्से का सत्य तलाशने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद रहने के बाद 1993 में वो नीचे हरिद्वार में आ जाते हैं और हरिद्वार में आकर लोगों को योगा सिखाने लग जाते हैं। वहाँ पर जो उनका एक मित्र था गुजरात का, वो उन्हें अपने साथ गुजरात ले जाता है। गुजरात में बाबा पर नज़र एक बड़े हीरा कारोबारी की पड़ती है और वो बड़े स्तर पर बाबा के लिए एक शिविर आयोजित करते हैं और पहले ही शिविर में 2000 लोग जुट जाते हैं और बाबा उनको योगा सिखाते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार बाबा अपना कमाल दिखाने लगते हैं और अब ये कमाल पूरे देश में अनुलोम विलोम और कपालभाति के नाम से जाना जाने लगा है। फिर बाबा रामदेव बालकृष्ण के साथ मिलकर एक अपनी कंपनी स्थापित करते हैं पतंजलि के नाम से। ये कंपनी अब इतनी बड़ी हो गई है कि इन्होंने नेस्ले और डाबर जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि बाबा रामदेव पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उन सब के बारे में। तो जो बाबा पर इल्ज़ाम लगे हैं वो ज़्यादातर इनके अपने प्रोडक्ट प्रचार को लेकर ही लगे हैं, क्योंकि जब साल 2015 में दिल्ली में डेंगू भयंकर तरीके से फैल रहा था तब भी बाबा ने मॉडर्न साइंस का विरोध करते हुए डॉक्टरों को फैल कहा। इन्होंने कहा कि डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं और इन्होंने अपनी आयुर्वेदिक दवाई का प्रचार किया और कहा कि यह बीमारी या तो इस आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हो सकती है या कुछ घरेलू उपाय करके ठीक हो सकती है। तब भी डॉक्टरों ने इनका विरोध किया। फिर जब 2020 में जब सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, तब भी बाबा ने कोरोना की झट से दवाई बना डाली और कहा कि इस दवाई के द्वारा कोरोना को हराया जा सकता है। जब बाबा ने अपनी इस दवाई का प्रचार करना शुरू किया तो आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि बाबा ने अपनी दवाई का प्रचार करने से पहले आयुष मंत्रालय की अनुमति नहीं ली थी। हालांकि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए आयुष मंत्रालय की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन इस 21 अप्रैल 2020 को आयुष मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें लिखा था कि कोई भी कोरोना की दवाई जारी करने से पहले और उसका प्रचार करने से पहले उसकी जांच जरूरी है और उसको आयुष मंत्रालय की परमिशन जरूरी है, जो कि बाबा ने नहीं ली थी। साल 2014 में यूपी के फूड इंस्पेक्टर ने एक मैगी के पैकेट की जांच के लिए फूड लेबोरेटरी कोलकाता में भेजा। वहां पर मैगी की जांच की गई तो पता चला कि मैगी में MSG की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर पूरे देश में मैगी को बंद कर दिया गया। तब भी बाबा ने झट से अपने पतंजलि के नोडल बना डाले और उनका प्रचार करना शुरू कर दिया और बिना FSSAI की परमिशन लिए हुए उनको लॉन्च भी कर दिया। इस प्रकार मतलब बाबा जो भी देश में जो भी चीज़ गलत होती उस पर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट प्रचार करके उसको सही बता देते। हाँ, प्राचीन तरीकों की जड़ी बूटियों को मानना सही है, घरेलू उपायों को करना सही है, लेकिन हर बार बाबा क्या कर रहे हैं, अपनी ही कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं
अपना प्रोडक्ट बेचकर। वो अपनी कंपनी को बड़ी कर रहे हैं, इसीलिए तो साल में 45,000 करोड़ कमाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बना ली उन्होंने। हाल ही में बाबा रामदेव ने ओबीसी कैटेगरी वाले लोगों का काफ़ी अनादर किया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, ओबीसी वालों का मुझे पता नहीं। वो अपनी ऐसी तैसी कराएं, कुछ ऐसे कटाक्ष व्यंग्य किए हैं जिसको लेकर जनता उन पर काफ़ी गुस्सा कर रही है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे ये पूछा तब उन्होंने तुरंत अपना बयान पलट दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी नहीं ओवैसी कहा था। लेकिन उनको यह नहीं पता कि ये भारतीय जनता है, जितना आपको प्यार देगी उससे ज़्यादा कहीं आपको नफरत भी दे सकती है। इसलिए चाहे देश में मंत्री हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई बाबा हो, जनता के प्रति अगर कोई कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।